पूछ रही हूँ कांग्रेस शासित राज्यों का भी बुरा हाल क्यों है, आप ये बताइए। चिट्ठी लिखते हैं ट्विटर पे अपनी बात, ट्विटर से बाहर भी निकलेंगे नेता या नहीं निकलेंगे? मैं पूछ रही हूँ ट्विटर से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? ये ट्विटर का खेल कब तक चलता रहेगा रागिनी नायक? आप बताइए ना कांग्रेस शासित राज्यों का क्या हाल है। मैं भी एक आम इंसान की तरह ये सोचती हूँ, काम करती हूँ, पैसे कमाती हूँ और उस पैसे का एक हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है। टैक्स पेयर हूं मैं। वो टैक्स का जो पैसा है, जब मुझे समस्या हो, दिक्कत हो, तो वापस मेरे पास मेरी सहूलत के लिए यानी देश की सहूलत के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत जल्दी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और ये जो मौजूदा संकट है ये उसी का नतीजा है, क्योंकि सरकार के पास दूरदर्शिता नहीं थी और इस तरह का नैरेटिव आपके मन में भी सेट किया जा रहा है। ये समझ नहीं आता था कि उनके मैसेजेस उनके नेताओं के बाहर आके ये बोलने से कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने कोई निर्देश ही नहीं दिया। और सरकार निर्देश कैसे देती? सरकार तैयारियां कर रही थी पश्चिम बंगाल के चुनाव की, सरकार तैयारियां कर रही थी लोकतंत्र के मेले के साथ साथ आस्था के मेले की। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, आपका स्वागत है डेली डिबेट में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कल की सभी डिबेट की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जिस प्रकार से बंगाल बीजेपी हार चुकी है, उसके बाद वहां पर हिंसा शुरू हो गई है और वहां पर आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के समर्थक हैं वो बीजेपी के जो समर्थक हैं उनके घरों में जाकर मारपीट कर रहे हैं। तो इसकी जिम्मेवार ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी को ये संभालना चाहिए कि आप जीत कर वहाँ पर दीदी से दादागिरी करने न लग जाएं। उसकी जिम्मेवारी ममता बनर्जी की बनती है। और वहीं पर चुनाव आयोग ने फिर से घुटने टेक दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जवाब में उन्होंने कहा है कि आप देखिए कि हम चुनाव कराते हैं, अगर दूर के इलाके में प्रधानमंत्री 2 लाख लोगों की रैली करे तो भीड़ पर गोलियां नहीं चलवा सकते, ये चुनाव आयोग ने कहा है। अब आप चुनाव आयोग की व्यवस्था समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग पर कितना दबाव है। और प्रधानमंत्री अगर एक फ़ोन करके कह दे कि आपको चुनाव कराने हैं तो क्या चुनाव आयोग मना कर सकता है? नहीं कर सकता। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने वही किया जो भाजपा ने कहा। इस महामारी के समय में भी उन्होंने 8 चरणों में चुनाव कराए और सभी एक चरण की मांग कर रहे थे। और जब प्रधानमंत्री जी ने रैलियां बंद करने की बात की, तब उन्होंने कहा कि 500 लोगों की ही भीड़ वहां पर इकट्ठा कर सकते हैं। जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। तो चुनाव आयोग की व्यवस्था आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग किस दर्द से गुजर रहा है। और चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। वहीं पर हमारे देश में वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी है, परंतु सभी मीडिया वाले पता है क्या कर रहे हैं? सभी सवाल पूछने वाले पत्रकार ऐसा चाहते हैं कि कोई भी सरकार से सवाल न पूछे। अब सवाल पूछने वाले ही अगर ऐसा करने लगेंगे तो आप सोच लीजिए देश में क्या हालात होंगे। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। आज का मेरा सवाल है कि सभी राज्य सरकारें अगर फेल हैं तो उनके अंडर में राज्य सरकारें भी आती हैं और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी भी हैं। क्या नरेंद्र मोदी हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है? सिस्टम फेल है तो क्या नरेंद्र मोदी की रणनीति फेल नहीं हुई है? क्या नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछे जाने चाहिए आज के समय में, या फिर कोरोना का बहाना लेकर टाल देना चाहिए कि आज के समय में हम नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछने चाहिए क्योंकि देश विकट स्थिति में है? आपका जवाब हाँ या ना में जरूर दें कि सवाल पूछना है या फिर सवाल नहीं पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी जी से। और आज के समय में बहुत से पत्रकार ऐसे आ गए जो मोदी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी हम पोल खोलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप चित्रा त्रिपाठी को देखिए। जब कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के खुद के उनके नेता हमारे नेताओं से ट्वीट करके मदद मांग रहे हैं, बाद में वो ट्वीट हटा देते हैं, तो इस पर चित्रा त्रिपाठी काफ़ी उखड़ जाती है और बीच में उनको रोक देती है। कांग्रेस की तारीफ और चित्रा त्रिपाठी के सामने ऐसा तो हो नहीं सकता। सर जो ठीक है, आप अपने आंकड़े गिनाएगा। रागिनी नायक से एक बार जल्दी से मैं प्रतिक्रिया लेती हूँ। रागिनी नायक बार-बार मदद की बजाय नकारात्मक बातें क्यों करते हैं राहुल गांधी, जो आरोप लगा रही है बीजेपी? चित्रा, विश्वास नहीं होता कि आज दिल्ली जब सिसक रही है, दिल्ली तड़प रही है, दिल्ली आह भर रही है और दिल्ली के लोग अपनी झोली फैलाकर आम आदमी पार्टी और भाजपा की सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और फिर भी इस चैनल पर केवल और केवल सियासत हो रही है। मैं दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहती हूँ कि ये सियासत का नहीं, इस वक्त इंसानियत के बारे में सोचिए और उस हिसाब से टिप्पणी दीजिए। राहुल गांधी के ऊपर तो शुरू से आरोप लाते आए हैं और राहुल गांधी जी ने जो जो एक बात कही, जो जो एक सुझाव दिया, वो सब सबके सामने है। आज आप भी उसे प्रत्यक्ष रूप से देख रही है, जनता भी देख रही है। इनकी राजनीति की बात मैं आपसे ना करूं चित्रा, आप एक पत्रकार हैं,
दिल्ली की नब्ज, एनसीआर का एरिया जो है उसकी नब्ज आपके हाथ में रहती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा गुहार किससे लगा रही है और वो कौन लोग हैं जो दिल्ली की जनता की मदद करने की हिम्मत और सामर्थ्य रख रहे हैं। आप बताइए चित्रा, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने जितनी मदद की है न सिर्फ दिल्ली की जनता की बल्कि फिलीपींस और न्यूजीलैंड की एम्बेसी की, जो कि एमईए की जिम्मेदारी थी, उससे ज्यादा मदद क्या पूरे देश में कोई मैं कर रहा आपके है? इस बात से दिल्ली पूरी के तरह से सहमत मुख्यमंत्री- हूँ रागिनी, लेकिन आप इससे मेरी बात जुड़ा हुआ सुनिए। अगला सवाल सुन लीजिए। मुझे नहीं, वो आप पूरी चिट्ठी बात राहुल गांधी सुन लिख रहे हैं लीजिए। केंद्र को, अरे एक कांग्रेस बात, शासित एक राज्यों बात। को भी चिट्ठी लिखे ना और बोले कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं सामने। आप एक नेता की बात करिए, मैं सहमत हूँ, आपके युवा को ठीक है ना, लेकिन आप ये बताइए, नहीं, ये जो चिट्ठी केंद्र को लिखी जा रही है, कांग्रेस शासित राज्यों की क्या हालत है? मैं आपको जरूर बताऊंगी। मुझे खुशी हुई कि आपने आज सार्वजनिक रूप से ये बात स्वीकारी, और मैं दिल्ली में भी बोलना चाहती हूँ ये बात कि दिल्ली में हमारे पूर्व विधायक मुकेश शर्मा जिस तरह से मदद कर रहे हैं, हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम सौतेली नजर से नहीं देख रहे कि कौन किस दल का है, उसकी मदद करेंगे या आज तो नहीं। हम सौतेली आगे नजर से मदद देखना कर भी रहे नहीं चाहिए हैं। राजनी अपने राज्य की नायक। मैं बात आपसे ये पूछ रही हूँ, कांग्रेस शासित राज्यों का भी बुरा हाल क्यों है, आप ये बताइए। चिट्ठी लिखते हैं ट्विटर पे अपनी बात, ट्विटर से बाहर भी निकलेंगे नेता या नहीं निकलेंगे? मैं पूछ रही हूँ, ट्विटर से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? ये ट्विटर का खेल कब तक चलता रहेगा राजनी नायक? आप बताइए ना, कांग्रेस शासित राज्यों का क्या हाल है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के आप क्या लेंगे? आम लोगों की जान जा रही है ना, और जो लोग मर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होगा। ठीक है मैम, हो गया। मैं जल्दी से राघव चड्ढा आपके पास आते थे, समझ गई मैं आपकी बात। राघव चड्ढा जी, ठीक है मैम, मैं समझ। आपने देखा। अब आप रूबी का लियाकत को देख लीजिए। वो मांग कर रही है कि सभी को वैक्सीन फ्री लगनी चाहिए। हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स के पैसे से हमें इतना फायदा तो होना ही चाहिए, और आम जनता को वैक्सीन फ्री लगनी चाहिए। बात सच है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके का वैक्सीनेशन कैंपेन और ड्राइव हिंदुस्तान में हुई है और जितनी जल्दी हुई है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई है। बावजूद इसके ये टीका जिसका ऐलान या जिसके लिए ऐलान निर्मला सीतारमण ने किया था कि 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, उसी टीके के लिए आज एबीपी न्यूज सरकारों से ये पूछ रहा है कि क्या आप अपनी जनता को ये टीका फ्री में लगवाएंगे? अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, रूबिका जी ने क्या कहा? सरकारों से, केंद्र सरकार से नहीं, सरकारों से। अब सरकारों में सभी सरकारें शामिल हो जाती है, पर मोदी सरकार उसमें शामिल नहीं होती है। मैं भी एक आम इंसान की तरह ये सोचती हूँ, काम करती हूँ, पैसे कमाती हूँ और उस पैसे का एक हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है। टैक्स पेयर हूं मैं। वो टैक्स का जो पैसा है, जब मुझे समस्या हो, दिक्कत हो, तो वापस मेरे पास मेरी सहूलत के लिए यानी देश की सहूलत के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई ऐसा तो नहीं है रुपए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन वो 150 रुपए पर डोज में जो सरकार केंद्र की खरीद रही है टीका, क्या वो राज्य सरकारों को भी उसी कीमत पे नहीं मिल सकता? और जब राज्य और केंद्र सरकार को ये टीका मिल रहा है तो क्या जनता को वो टीका फ्री में नहीं लग सकता? आपने रूबिका जी को सुना, वो कह रहे हैं कि टीका फ्री में लगना चाहिए। यही सवाल उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा, वो बात टाल के चले गए। और रूबिका लियाकत ने क्या किया कि कांग्रेस के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे। उनके पास खुद का जवाब नहीं है कि खुद सवाल करके उनको बता सके कि वैक्सीन फ्री में क्यों नहीं लगनी चाहिए, सभी को टीके फ्री में क्यों नहीं लगने चाहिए। जब आप चुनावों में जाके वादा कर सकते हैं कि हम आपको वैक्सीन फ्री देंगे, तो आप आज के समय में फ्री क्यों नहीं दे सकते? मैंने आपको बहुत कायदे से सुना। आपने कहा 3 पॉइंट्स, तो मैं इंतजार कर रही थी कि आप 3 पॉइंट जो है वो खत्म कर लें। आप ये कह रहे हैं कि सरकार फ्री में दे रही है, केंद्र सरकार फ्री में दे रही है वैक्सीन। देखिए, जो सरकार जो है वो जो स्टेट को दे रही है वो स्टेट को फ्री में ही दे रही है, और फ्री में ही लग रहा है जो है सभी को, किसी को चार्जेस तो नहीं लग रहा, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने रूबिका लियाकत को सुना, अब आप सुधीर चौधरी को सुन लीजिए। सुधीर चौधरी आज नरेंद्र मोदी जी को बचाने मैदान में उतर आए हैं। मैदान में आकर वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तैयारी की थी, नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही बता दिया था कि 17 मार्च को कि दूसरी सुनामी आने वाली है, सभी तैयार रहे हैं। और सभी हमारे प्रिय मोदी जी पर ब्लेम लगा रहे हैं कि उन्होंने तो सभी तैयारियां की थी, पर मोदी जी जिम्मेवार हैं, ये झूठ है। और देख लीजिए, पत्रकार महोदय आज सवालों से बचाने के लिए खुद सामने आकर खड़े हो गए हैं कि आप हमारे मोदी जी पर सवाल नहीं दाग सकते। जितना डर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है, उतना ही इन पत्रकारों को डर इस बात का रहता है कि नरेंद्र मोदी जी पर सवाल न पूछे जाएं। लोग मरते रहें कोई चिंता नहीं, पर सवाल मोदी जी से नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन आजकल देश में और विदेश में एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है, और वो ये कि हमारे देश की जो केंद्र सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने
कोरोना वायरस पर अपनी जीत की घोषणा करने में बहुत जल्दबाजी कर दी। उन्होंने बहुत पहले ही यह कह दिया कि हमने कोरोना वायरस को हरा दिया और उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ रही है। यह आपने भी बहुत अब तक सुन लिया होगा, अखबारों में, न्यूज चैनल पर सुन लिया होगा और देश के बड़े बड़े पत्रकार भी आपको यही बता रहे होंगे। बहुत सारे लोग आज ये कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसा ही किया, उन्होंने बहुत जल्दी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और ये जो मौजूदा संकट है ये उसी का नतीजा है, क्योंकि सरकार के पास दूरदर्शिता नहीं थी। और इस तरह का नैरेटिव आपके मन में भी सेट किया जा रहा है और उसे सेट करने के लिए आपको सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी दिखाया जा रहा होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, इस साल जनवरी का वो वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं देश को कि हमने कैसे कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया है और कैसे पूरी दुनिया में भारत का जो प्रदर्शन है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रहा है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में। और ये बात जब उन्होंने कही थी जनवरी में, तब ये बात बिल्कुल सही थी, आप सब जानते हैं। तब तक भारत विजयी था। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, इसे जानने के लिए आज आपको हम कुछ बातें बताना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 17 मार्च को हुई मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी एक बैठक में कही थी, जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री उनके सामने मौजूद थे। प्रधानमंत्री इसी विषय पर उनसे बात कर रहे थे। इसलिए आज आपको दो बातें नोट करनी है। पहली बात, इस वीडियो की तिथि नोट कर लीजिए। तिथि है 17 मार्च। ऐसा विराट दृश्य देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी पहले सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। उन्होंने खुद ये दावा कर लिया कि हमारा देश सबसे बेहतर लड़ा है, परंतु बाद में वह दावे खोखले नजर आने लगे। और सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि 17 मार्च को उन्होंने मुख्यमंत्रियों को कहा था। मान लेते हैं कि 17 मार्च को उन्होंने मुख्यमंत्रियों को कहा था। उसके बाद बताइए ना सुधीर चौधरी जी, क्या हुआ? चुनाव कराए गए, चुनावों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई, बिना मास्क के खुद प्रधानमंत्री रैलियां करते रहे, 2-2 लाख की भीड़ लगाते रहे। जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। लोग मर रहे थे, प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे थे, अमित शाह वहां पर रैलियां कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ वहां पर रैली कर रहे थे, जेपी नड्डा वहां पर रैली कर रहे थे। ये चीजें भी बताइए ना, ये भी बताना जरूरी है, पर आप नहीं बताएंगे। की जरूरत थी और हमारे देश में अब पूरा नैरेटिव यह सेट किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने तो कोरोना के खिलाफ युद्ध में जीत का ऐलान बहुत जल्दी कर दिया और सरकार जश्न मनाने में लगी रही और कोरोना वायरस की दूसरी लहर पीछे के दरवाजे से हमारे देश में आ गई। लेकिन आप ये देखिए कि 17 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्रियों को चेतावनी दी गई है, लेकिन राज्य सरकारों ने भी इसमें कोई काम नहीं किया। और यह बात सही है कि केंद्र सरकार को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि लहर तो आएगी, लेकिन इतनी बड़ी सुनामी आएगी, वो लहर नहीं सुनामी होगी, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर राज्य सरकारों ने प्रधानमंत्री की चेतावनी को गंभीरता से तब भी ले लिया होता तो आज देश में हर दिन औसतन 3000 लोगों की मौत नहीं हो रही होती और ना ही हर हफ्ते औसतन 3,73,000 नए मामले दर्ज हो रहे होते। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जिससे आप ये मोदी है चाहते हैं तो आप ही को तय करना है। इस खबर का एक लाइन में सार यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 17 मार्च को ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आगाह कर दिया था कि अगर उन्होंने कड़े कदम नहीं उठाए तो देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति खतरनाक हो सकती है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जी हाँ, सुधीर चौधरी को इतनी मेहनत न करनी पड़ती अगर आप सवाल नरेंद्र मोदी जी से न पूछते। 3000 मौतें हो रही, वो राज्य सरकार की गलतियों की वजह से हो रही। नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को कह दिया था, उसके बाद वो बंगाल चुनाव में जाकर तैयारियां कर रहे थे, बिना मास्क के ये कोशिश कर रहे थे कि बिना मास्क के भी रहा जा सकता या नहीं रहा जा सकता। यह भी एक तैयारी थी, आपको नहीं पता है। ये होती है चाटुकारिता और पत्रकारिता, इनके दूर दूर तक नजर नहीं आती। अब आप अर्नब गोस्वामी के चैनल के एक पत्रकार की भी सुन लीजिए। वो भी सवाल कर रहे हैं कि इस व्यवस्था, इस सिस्टम को बदलना चाहिए, इसका जवाब दीजिए। पर जवाब सरकारें देगी, राज्य सरकारें देगी, क्योंकि केंद्र सरकार का नाम आते ही प्रधानमंत्री जी का नाम आएगा और प्रधानमंत्री जी का नाम तो गलती से आज के दिन में लेना भी नहीं है। और भारत पूछता है और पूछता रहेगा जब तक हमारी सरकारों को यह समझ नहीं आ जाता कि उनके मैसेजेस, उनके नेताओं के बाहर आके ये बोलने से कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। सब कुछ ठीक तब होगा जब भारतवासियों को अस्पताल में बेड मिलेंगे और जब बेड मिले तो उस बेड पे ऑक्सीजन हो और भगवान ना करे जरूरत पड़े तो आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा हो। ये नहीं कि सरकारें कुछ कहें और उन्हीं पार्टियों के नेता सोशल नेटवर्किंग साइट पर मदद मांगते हुए नजर आए। ऐसा हो रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, सबके नेता, सबके बड़े बड़े नेता कहते हैं सब ठीक है और उन्हीं पार्टियों के युवा नेता
सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोगों की मदद की गुहार मांगते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि चीजें ग्राउंड पर ठीक नहीं है, और ये आप भी जानते हैं और मैं भी, ये वो राजनेता भी जानते हैं, तो जाकर कहते हैं कि सब ठीक है, तो जाकर कहते हैं कि ऑक्सीजन बहुत है। अगर ऑक्सीजन बहुत है तो दिल्ली के अस्पताल हर 2 घंटे में, आज भी हर 4 घंटे बाद क्यों लाल झंडी लहराने लगते हैं कि ऑक्सीजन खत्म? अगर आईसीयू बेड है तो क्यों दिल्ली में आज भी लोग गाड़ियों में, ऑटो रिक्शा में, साइकिल में, रिक्शा में, जिसकी जैसी बूथ वैसे लेके अस्पताल पहुंचता है? एम्बुलेंस नहीं, और अगर है तो 1-1 लाख 50-50 हजार रुपए मांग रहे एम्बुलेंस वाले 2-2, 4-4, 6-6 किलोमीटरों के लिए। एक तो हम लोगों को एक समाज की तरह सोचना पड़ेगा, और दूसरा बिना समझे इसमें घुस गए हैं। आपने देखा। अब आप संदीप चौधरी को देखिए। संदीप चौधरी ने कहा है कि अगर वैक्सीन इसी प्रकार से लगती रही तो हमें 2 साल लग जाएंगे सभी लोगों को वैक्सीन लगाने में। क्या इस प्रकार से ही वैक्सीन होगा, इस प्रकार से ही टीकाकरण होगा? जो कि ढोल नगाड़ों के साथ कहा गया था कि 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को अब वैक्सीन लगेंगी, परंतु दोनों वैक्सीन यानी कि दोनों डोज लगने में कितना समय लगेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसे सवाल कोई भी पत्रकार आज के समय में उठा भी नहीं रहा। इनकी जबरदस्त किल्लत है। यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आई, संक्रमित किया और आपकी जान ले लेगी। दरअसल जान जा रही है ऑक्सीजन की कमी के चलते, वेंटिलेटर्स ना होने के चलते, दवाइयां उपलब्ध ना होने के चलते। यह हमारा जो सिस्टम है ना, जो हमारी व्यवस्था है, यह खोखली, अपर्याप्त, नाकाम साबित हो रही है। यह कोरोना काल नहीं, यह दरअसल कुछ करो ना सरकार वाला काल है। सरकार को, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। नीति हमने नहीं बढ़ाई क्योंकि सरकार ने कोई निर्देश ही नहीं दिया। और सरकार निर्देश कैसे देती? सरकार तैयारियां कर रही थी पश्चिम बंगाल के चुनाव की, सरकार तैयारियां कर रही थी लोकतंत्र के मेले के साथ साथ आस्था के मेले की, हरिद्वार में कुंभ की। प्राथमिकता नहीं थी। कोरोना को तो हमने हरा दिया था, भगा दिया था देश से, तो वैक्सीन की जरूरत नहीं थी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। आपने पूरी वीडियो देखे, आपको सबसे बेहतर डिबेट कौन लगी और सबसे वाहियात डिबेट कौन सी लगी, नीचे ट्वीट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोज़ की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।